and this was basically inspired from the Constitution of USA Bill of Rights. Again, the inspiration का जैसे मैंने आपको समझाया, borrowed from the USA Constitution only means कि they were the first one to basically do it. In a written constitution, USA was the first one to write a list of fundamental rights, and then it became a precedent. Now basically सबके सब करते रहते हैं. Fundamental rights are meant for protecting the ideal of the political democracy, protect the liberties and the freedom of people against the invasion of the state. इसका मतलब राइट्स जो हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि दिस इज व्हाट पुलिस कैन नॉट डू. तभी आपने लॉजिकली देखा होगा कि पुलिस आपके घर में रैंडमली नहीं घुस सकती है अनटिल अनलेस उसके पास कॉज ऑफ सस्पिशन हो, उसके पास कोई वारंट हो. ये प्रोटेक्शन है. वरना पुलिस को आपके घर में घुसने से कौन रोक सकता है? नोबडी. इन थियरी नोबडी. इट्स जस्ट अ मॉब. उसके पास पावर है, उसके पास गन है. दैट इज द थिंग. फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप अगेंस्ट द स्टेट. तो जनरली स्पीकिंग ये थोड़ा सा बड़ा काउंटर इंट्यूटिव सा कॉन्सेप्ट लगता है कि क्या मतलब हुआ इस बात का. रिस्ट्रिक्शन, फंडामेंटल राइट्स और रिस्ट्रिक्शन. तो ये क्वेश्चन 2017 में यूपीएससी ने पूछा भी था. एक प्रकार से फंडामेंटल राइट, दे आर दी क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट स्टेट. यूजुअली बहुत सारे से जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को अच्छा मानते हैं. हम गवर्नमेंट के सपोर्ट में होते हैं, प्रो गवर्नमेंट होते हैं. बट जनरली स्पीकिंग याद रखिएगा, दे आर दी ओनली अथॉरिटी, ओनली पीपल विद कैपेसिटी हु कैन टेक अवे योर राइट्स. अगर आपको कोई एक्चुअली में बीट कर सकता है तो वो गवर्नमेंट होती है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर है. अगर मैं आपको बीट करूंगा, अगर मैं आपका सामान चोरी करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिलेगी जेल. लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो बेसिकली उसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे. लाइक क्या करे भाई, नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग. That is why the fundamental rights are massively important, and they shall be protected by each and every citizens like their life depends on it, because your life is actually depending on it. Features of the fundamental rights. ये इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले हम इनके बारे में कुछ जनरल बातें समझने की कोशिश करते हैं, so that when we are reading it we'll actually get very clearly. Some of them are available only to citizens. Usually इंडिया के अंदर खड़ा हुआ जो भी ह्यूमन बीइंग है उन सबके पास किसी न किसी प्रकार के राइट्स होते हैं. कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, यानी जिनके पास बेसिकली पासपोर्ट, आधार, या फिर आधार तो खैर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड, जो भारत के नागरिक कहलाएंगे. 15, 16 ये 2 आर्टिकल, 19 ये तीसरा आर्टिकल, और 29 और 30 ये 2 आर्टिकल. ये 5 आर्टिकल हैं. इसमें लिखे हुए जो राइट्स हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, और बाकी जो फंडामेंटल राइट है वो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं. इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल समझिए. आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को रैंडमली अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना लॉ के. रैंडमली किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती बिना लॉ के. राइट, ये कहता है. तो अब आप लॉजिकली दिखाओ, ये वाला बात तो फॉरेनर पे भी अप्लाई होती है. आप पुलिस वाले रैंडमली फॉरेनर को जाते हुए रैंडमली उसको भी अरेस्ट नहीं कर सकते. किसी भी फॉरेनर को फालतू में पकड़ के हम उसको फांसी नहीं कर सकते. तो इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट एक्चुअली में फॉरेनर, किसी रैंडम दूसरा कोई आदमी विजिट करने भी आया, ट्रैवल भी कर रहा है, उसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं. पर एक और दूसरा लॉजिक, अब यूपीएससी का पेपर देना है या प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी को खड़ा होना है, उसके लिए कोई फॉरेनर खड़ा नहीं हो सकता. तो कुछ एक ऐसी स्पेशल चीजें भी होती हैं, जैसे कि अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक इंडियन आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन कोई जैपनीज नहीं पेपर भर सकता, कोई फ्रेंच नहीं भर सकता. तो कुछ स्पेशल राइट्स जो हैं, यानी कि ये जो 5 राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, एंड बहुत सारे ऐसे राइट्स भी हैं जो कि फॉरेनर्स तक को अवेलेबल होते हैं. सेकेंड एक इंपॉर्टेंट बात फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझने की ये है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते. एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि भाई जो लिख दिया परमानेंट हो गया, 100% ट्रू हो गया. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगती हैं, हर एक कॉन्टेक्स्ट में लगती हैं. यस, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन आप किसी को गाली तो नहीं दे सकते. उसी प्रकार से आप किसी को डिफेम तो नहीं कर सकते. उसी प्रकार से आप बोल के बेसिकली देश के ऊपर खतरा तो नहीं बना सकते. सो देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑलमोस्ट एवरी फंडामेंटल राइट. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. क्वालिफाइड का मतलब होता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ बेसिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. They are available against the action of the state. Some of them are against the individuals also. They are negative in the character. That is places limitation on the authority of the state. मुझे ये बड़ा weird sentence लगता है जब बोलते हैं, क्योंकि sentimentality speaking, fundamental right is a positive thing, right? But conceptually speaking, it has negativity into it. नेगेटिविटी इनटू इन द सेंस का मतलब है कि फंडामेंटल राइट की लैंग्वेज जो है वो नेगेटिव है कैरेक्टर में. तो ये बोलते हैं कि स्टेट कैन नॉट टेक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
क्यों? क्योंकि हम स्टेट से रुकवा रहे हैं। देखो, मैं आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन ले ही नहीं सकता। आपका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट को खोल के कुछ भी लिखो, ट्विटर पे कुछ भी लिखो, तो आई एम एब्सोल्युटली और आई कांट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। बट द पुलिस कैन। लॉ बनाया जा सकता है कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट ही मत बनाओ, ट्विटर पे अगर कुछ भी लिखोगे तो बेसिकली आपको जेल हो जाएगी। सो इट इज द स्टेट विच हैज टू बी स्टॉप्ड, इट इज द स्टेट फ्रॉम विच यू नीड द प्रोटेक्शन, एंड स्टेट से ही वो प्रोटेक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिलाता है थ्रू दीज फंडामेंटल राइट। दे आर जस्टिशिएबल, मतलब कि अगर कोई उसको वॉयलेट करता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है। हम इनके बारे में बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इनसे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती है, विच इज ट्रू। इट ओनली मीन्स दैट इट कैन बी चेंज्ड। ये जो स्टेटमेंट है इसका सिंपल ये मतलब है कि इट कैन बी चेंज्ड। कोई फंडामेंटल राइट लिखी हुई है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमने लिख दिया तो पत्थर की लकीर। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है कि इससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। सैक्रोसैंक्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल माय मदर और योर पेरेंट्स आर सैक्रोसैंक्ट फॉर यू। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, बाकी फालतू बात है, राइट। और परमानेंट का मतलब है कि बस एक बार लिख दिया तो परमानेंट ही है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट है। यू कैन चेंज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इसके अंदर भी चेंजेस पॉसिबल होते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट कि जरूरत पड़ने पर, जब सुपर इमरजेंसीज पड़ जाती हैं, रायट्स हो जाते हैं, मार्शल लॉ लग जाते हैं, वॉर हो जाती है, ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हम इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी कोई इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई इस फंडामेंटल राइट को रोकने की, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। बट वंस इन अ वाइल, इन अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन, we might actually even suspend it whenever necessary. Are we getting it? Did we get it? Do we have questions related to it? I think I would like to think that कुछ ना कोई क्यूरियस बच्चा तो इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का सवाल होगा। Let's go for it. There are many, मतलब बहुत बार it takes a lot of time to actually enter the class. Am I visible and audible? Some people are saying, sir, some of them are negative, sir, कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं है, ज्यादातर नेगेटिव ही है। प्रिवेंटिव अरेस्ट तो कहीं भी कर डालते हैं सर, कुछ नहीं चाहिए। चप्पल खाओगे क्या प्रदीप मेरे बेटा? कोई बात नहीं, मैंने बोला यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मजे ले रहे हो जीवन के ऐसे ही मुझसे। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लगता है मैं काफी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने लग रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। Great. So let's try to understand these fundamental rights. हमारा पर्पस तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरीके से समझना है कि यार प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बता दे। देखो छोटी सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंदर 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। आई थिंक वी अंडरस्टैंड इट। नाउ देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लासिफिकेशन कर रखी है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट होते हैं और फिर उसके सब फंडामेंटल राइट है। जैसे कि सबसे पहले वाला बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18, ठीक है। सो देयर आर 5 आर्टिकल्स, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आर्टिकल हैं। दे आर रिलेटेड टू इक्वालिटी। सीधी सी बात है, हर इंसान पैदा होता है और सारे के सारे एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, बस। तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई एवरीबडी शुड बी इक्वल। एंड प्राइमरली स्पीकिंग ये स्टेट की तरफ डायरेक्टेड है कि जो स्टेट होता है उसको बेसिकली सबको इक्वल ट्रीट करना है। एंड देन देयर आर ऑब्वियसली कुछ प्राइवेट लोगों के लिए भी हैं, क्योंकि हमारे जो कंट्री थी उसकी सिचुएशन थोड़ी यूनिक थी। हम सोसाइटी में भी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उस चीज को भी हटाने के लिए कुछ आर्टिकल्स और कुछ पॉइंट्स इन 5 आर्टिकल्स के अंदर ऐड किए गए हैं। लेकिन मेन पर्पस ये है कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एटलीस्ट पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, राइट। वैसे तो चलो रिच और पुअर तो होता है, वो अलग बात है, लेकिन रिच की भी एक वोट होगी और पुअर की भी एक वोट होगी। लाइफ में वैसे आप इनइक्वालिटी फॉलो करते हो, बट पॉलिटिकली स्पीकिंग इन थियरी इक्वल हो आप सारे के सारे, राइट। एटलीस्ट अंदर से तो कॉन्फिडेंस ही आता है। वो अलग बात है कि हम कहीं पे जाएंगे तो शाहरुख खान को पहले वीआईपी एंट्री मिल जाएगी और हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट, वो होता है हमारे साथ। आईएएस जब तुम बन जाओगे आईएएस, तब तुमको सबसे पहले एंट्री दे देंगे और मैं फिर भी पीछे ही क्या नाम बाहर पार्किंग में खड़ा रहूंगा। आई अंडरस्टैंड दैट, वो सब कुछ होता है मेरे बच्चों। लेकिन इन थियोरी जब वोट करने जाएंगे तो सबकी वोट एक होती है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो हम हो, चाहे कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई चपरासी हो, ऑल ऑफ देम विल हैव एन इक्वल वोट। इक्वालिटी रखनी है, ठीक है। दूसरे वाला आर्टिकल नंबर 19 से 22,